नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। अब मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना भारी पड़ सकता है। 3 साल तक की जेल हो सकती है। दूरसंचार विभाग कड़े कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। इस कदम से मोबाइल फोन की फर्जी IMEI नंबर पर लगाम लगेगी। IMEI नंबर मोबाइल फोन का यूनिक नंबर होता है। मोबाइल फोन के चोरी होने की स्थिति में इसी नंबर से इसकी ट्रैकिंग होती है, लेकिन कुछ लोग IMEI नंबर से छेड़छाड़ करते हैं जिससे इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, जिसके बाद ही टेलीकॉम कंपनियों को DOT आदेश दे चुका है कि वो फर्जी IMEI नंबर वाले फोन को सर्विस उपलब्ध न कराएं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा से पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं। असीम, बताइए, अब ये जो कड़ी सजा का प्रावधान है कैसे रखा गया है? देखिए, अभी अगर आपका मोबाइल जो है गुम हो जाता है तो तुरंत उसका IMEI बदल करके कोई और उसको यूज करना जो है वो शुरू कर देता है। आपको आपका मोबाइल जो है कभी भी वापस जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन अब सरकार ने एक नए नियम जो है वो बनाने जा रही है कि अगर IMEI से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको 3 साल की सजा जो है वो हो सकती है। अगर कोई IMEI का सॉफ्टवेयर जिसके पास चेंज करने का सॉफ्टवेयर जिसके पास होगा उसके लिए भी सजा का सब प्रावधान जो है वो है। तो यानी कि आने वाले दिनों में IMEI से छेड़छाड़ कर पाना जो है वो संभव नहीं होगा। तो एक ही अगर IMEI के 2 मोबाइल नंबर जो है अगर वो मिलते हैं तो वो दोनों को ब्लॉक जो है वो कर दिया जाएगा। एक उपभोक्ता के लिए काफी आसान होगा कि उसको पता चल जाएगा कि उसका IMEI जो है वो कहाँ पर चल रहा है, कौन उसको चला रहा है। तो उसके लिए एक मोबाइल ट्रैक करना जो है वो भी काफी आसान हो जाएगा जी। और इसके लिए कोई कमेटी या कोई ऐसा मैकेनिज्म, फैसिलिटी बनाई गई है ट्रैक करने के लिए? देखिए, फिलहाल DOT ने एक ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है। उसके ऊपर कमेंट जो है वो देने हैं लोगों को, स्टेक होल्डर्स को। कमेंट मिलने के बाद DOT जो है जल्दी इसके ऊपर अपनी फाइनल गाइडलाइन जो है वो बना सकते हैं। और गाइडलाइंस बनने के बाद ऑपरेटर्स को भी इसको इम्प्लीमेंट करना होगा और साथ ही साथ क्रैकडाउन भी किया जाएगा कि अगर कोई IMEI नंबर से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि IMEI जो यूनिक नंबर होता है मोबाइल फोन का, अगर कोई छेड़छाड़ करते पाया गया तो 3 साल तक की जेल का प्रावधान रखने की तैयारी अब है। तो सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं महा मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज पहली बार मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद दोनों राजनेता संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। इससे पहले संयुक्त बयान का कार्यक्रम नहीं था। PM मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सिर्फ भारत और अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, NSG मेंबरशिप, सैन्य समझौते, आर्थिक समझौते अहम मुद्दे होंगे। H1B वीजा का एक अहम मुद्दा है जो कि उठना जरूरी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसी बात सामने आ रही है कि शायद ये मुद्दा न उठे। PM मोदी ने कल वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हथियार हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। तो कुछ समय का इंतजार और भारतीय समय के मुताबिक कुछ समय के बाद ये मुलाकात शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ वॉशिंगटन DC से हमारे सहयोगी सचिन अरोड़ा भी हैं जो इस पूरी मुलाकात को कवर कर रहे हैं और वहां से हमें सीधे लाइव रिपोर्टिंग दे रहे हैं। सचिन, मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। पूरी दुनिया की निगाहें तो है ही इस मुलाकात पर, लेकिन कौन कौन से अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं? अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर 1-on-1 टॉक्स होनी है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होनी है। डिफेंस डील की पूरी तैयारी की गई है। बायलैटरल ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती हैं। टेररिज्म को लेकर के दोनों देश एक कड़ा संदेश दें। ऐसा नहीं है कि भारत किसी तरीके का आश्वासन चाह रहा है। भारत तो आतंकवाद को लेकर के बात करता ही रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख भी इससे साफ होगा कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है, अगर गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में कोई फर्क नहीं रखता है, तो उसे आज इस मंच से भी बताना होगा कि वो किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, भले वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो, टेररिज्म हो, वो हर तरीके के आतंकवाद की मजम्मत करता है, हर तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकता है। और वो ऐसे में
अगर वो किसी को नेचुरल एलाई कहता है, सच्चा दोस्त कहता है, तो भारत के वो बिल्कुल साथ है। ये कहीं ना कहीं संदेश व्हाइट हाउस से आज जाएगा। जी बिल्कुल, संदेश बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक संदेश सचिन पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं, पाकिस्तान पर निशाना साध चुके हैं जब वो इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे। इस मुलाकात से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के लिए खासतौर पर क्या संदेश जाएगा? पाकिस्तान को लेकर के कहा जा रहा है कि भले ही सीधे तौर पर, यानी कि प्रेस में जब दोनों बड़े लीडर सामने आएंगे, पाकिस्तान को लेकर के सवाल अगर पूछा जाएगा या फिर कहा जाएगा, भले उसका जिक्र ना किया जाए, लेकिन ये पहले से चर्चा की जा चुकी है। लेकिन आपको एड्रेस करना होगा पाकिस्तान को, आपको एड्रेस करना होगा ऐसे मुल्क को जिसको आप अब तक एड देते थे। आपकी कांग्रेस लगातार कहती रही है कि वो टेररिज्म फैलाता है। आपकी ही एड का इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, या फिर आपकी ही एड का, आपके ही पैसे का इस्तेमाल वो आतंक को बढ़ावा देने के लिए, अपने एजेंडे को चलाने के लिए कश्मीर में कर रहा है, भारत में कर रहा है। तो ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। भले सीधे तौर पर नाम ना लिया जाए, लेकिन भारत को एक तरीके से फेवर करना, भारत को वो गैर नाटो देश होने के बावजूद डिफेंस डील का हिस्सा बनाना और अमेरिका को ये संदेश देना कि वो मोस्ट फेवर्ड गैर नाटो देश का दर्जा छीन भी सकता है। चाइना को यहां से एक संदेश जाएगा सीधे तौर पर कि आप लगातार पाकिस्तान का समर्थन तो करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी का एलाई नहीं है। पाकिस्तान यहां सिर्फ टेररिज्म फैलाता है और आपको एक ऐसे देश का, अगर आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, वर्ल्ड पावर मानते हैं, तो भारत आपके समकक्ष है। डेवलपमेंट देखना है, अपने लोगों का हित देखना है, तो पाकिस्तान का समर्थन रोकना होगा। तो कई सारे ऐसे संदेश हैं जो कि आज इस व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन डीसी से जाएंगे। एब्सोल्युटली सचिन, नजर बनाए रखे। आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, लंबा दिन है, और हमारे लिए भी है काफी ये इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि असली कार्यक्रम तो आज ही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। सवाल यह है कि मोदी का सच्चा दोस्त उनको बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ भारत का कितना साथ देंगे। कैसा रहने वाला है पीएम मोदी का आज का दिन, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला दिन बीत जाने के बाद पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय समय के मुताबिक सबसे पहले रात 9:05 पर पीएम मोदी अमेरिकी विदेश सचिव के साथ बैठक करेंगे। रात 1 बजे व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे। रात 1:10 पर व्हाइट हाउस के विजिटर बुक में संदेश लिखेंगे। रात 1:20 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ये वो मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अब सब तैयारियां, सब नजरें सबसे बड़ी मुलाकात पर टिकने वाली हैं। ये मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि ये पहली मुलाकात है। रात 1:40 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। रात 2:45 पर दोनों नेताओं की बैठक पर प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। इस मुलाकात में एक बड़ा यूं कहीं कि फंक्शन रखा गया है। रिसेप्शन होस्ट करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री लगभग 4.5-5 घंटे के करीब व्हाइट हाउस में बिताएंगे, तो उसके लिए भारतीय समकक्ष भी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। सुबह 3 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल को कॉकटेल रिसेप्शन दिया जाएगा। सुबह 3:30 पर व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को डिनर देंगे। सुबह 6:15 पर मोदी व्हाइट हाउस से जॉइंट एंड्रयूज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुबह 6:40 पर अमेरिका से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो जाएंगे। कितनी बड़ी मीटिंग है और उस पर नजरें हैं पूरी दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बीच, जो कि अब अगला एजेंडा है, नेक्स्ट बिग थिंग। कैमरामैन अनंत के साथ सचिन अरोड़ा, वर्जीनिया से जी न्यूज के लिए। तो पीएम मोदी के दौरे से हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। सबसे बड़ी बात यह कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के संकल्प के अलावा भारत को 22 गार्जियन ड्रोन मिलने की डील भी तय मानी जा रही है, और यह पहली डील है जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। दो दोस्तों की मुलाकात के बाद सामने आएगी मोदी और ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जिसके बाद भारतीय नौसेना के इलाके में किसी दुश्मन को एंट्री नहीं मिलेगी। हवा में लगातार 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ते हुए
दुश्मनों पर नजर रखने वाला ये स्मार्ट ड्रोन भारत को मिल जाएगा। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर नजर रखी जाएगी। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी करीबी सहयोगी बनाया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन्स की डील को हरी झंडी दे दी है। ये सौदा 18,000 करोड़ की लागत से होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, NSG मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक समझौते अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर करार हो चुका है। अमेरिका ने ये हथियार जो है किसी को अभी तक इस तादाद में नहीं दिए हैं और इसमें भारत को जो इसकी बातचीत चल रही है ये एक बड़ी भारी पहल है और इससे ये जाहिर होगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ बायर ही नहीं समझता बल्कि हिस्सेदार समझता है, सुरक्षा में हिस्सेदार समझता है दुनिया के इस कोने में। तो ये उस दिशा से अगर देखा जाए तो इसका बहुत भारी महत्व है भारत के लिए। 22 अनआर्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सर्विलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर चारों तरफ नजर रखी जाएगी। ये पहली ऐसी डील होगी जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। ड्रोन के आने के बाद हम समक्ष हो जाएंगे कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इसलिए ये एक आंख है हमारी जो दुश्मन के पीछे के इलाके में या किसी भी इलाके में हम चाहते हैं वहां से हमें देखकर पूरी खबर दे सकती है। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बन चुका है। ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस बैठक में एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस सहित करीब 20 अमेरिकन कंपनियों के सीईओ शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ से भारत में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि जीएसटी एक गेम चेंजर साबित होगा। मोदी ने कहा भारत एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। करीब 90 मिनट तक चली इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत में निवेश के मौकों पर बात की। प्रधानमंत्री ने सीईओज को पिछले 3 साल में एनडीए सरकार की पॉलिसी के बारे में भी बताया। मोदी ने कहा इन पॉलिसी की वजह से भारत में बड़ी संख्या में एफडीआई आया है। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में 7,000 रिफॉर्म्स किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों देशों के लिए विन विन पार्टनरशिप है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। It was very good. I think it was a discussion across many industries, and I think the Prime Minister was looking for insights into how India can attract more foreign investment, and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India, and I'm excited at what we all can do together. Looking forward to the July 1st rollout. I know it's been a very difficult thing to do, so I'm excited to see it happen. Shows that you can achieve reform by pushing hard for it, and I hope it's just the beginning. I think it was very good. We reiterated our commitment to India, and we talked about the various things that we do in terms of global sourcing, our global technology center, and the work that we do in the space of farmers as well as women's economic empowerment. So we had a very fruitful discussion. I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform, it's absolutely a new way of doing business which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities.
So I truly believe that the efforts that are being put in by the government and all the stakeholders will be very good for the country in the long term. चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी लागू होने से पहले 4 दिन पहले सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस को डाल दिया है। यानी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए 1 जुलाई से 1% टीसीएस काटना जरूरी नहीं होगा। जीएसटी में ई कॉमर्स कंपनियों पर टीसीएस लगाया गया है। आज जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बारे में अगली तारीख की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनियों ने इसे आगे बढ़ाने की मांग की थी। पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में जम्मू कश्मीर की भूमिका काफी अहम रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू नहीं होने से राज्य को नुकसान होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक दूसरे राज्यों से खरीदे गए सामान जम्मू कश्मीर में महंगे हो जाएंगे। इससे राज्य की इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ेगा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जम्मू कश्मीर में अगर 1 जुलाई से जीएसटी लागू नहीं होता है तो दूसरे राज्यों से खरीदे गए प्रोडक्ट पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जेटली ने राज्य के मुख्यमंत्री से जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की गुजारिश की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कहा है कि पूरे देश के व्यापारी जीएसटी के लिए तैयार हैं। CAIT के प्रेसिडेंट प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी असीमन चंदा ने। हमारे साथ कैट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल हैं। सर, जीएसटी लागू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, कितने तैयार हैं आप लोग, व्यापारी कितने तैयार? देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर कुछ चुनौतियाँ हैं। बड़ी संख्या में देश में व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है, जबकि जीएसटी पूर्ण रूप से एक टेक्नोलॉजी आधारित कर प्रणाली है। तो हम सरकार से हमने ये आग्रह किया है कि जो हमारे ट्रेड एसोसिएशन के ऑफिस हैं पूरे देश में, उनको जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया जाए। मार्केटों में कंप्यूटर कियोस्क लगाया जाए ताकि जिन लोगों पर कंप्यूटर नहीं है वो कम से कम वहाँ जाकर के कॉम्प्लायंस का डिजिटल के माध्यम से कर सकें। सरकार इसमें पहल करे, हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे। काफ़ी लंबे समय से कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, तो आपको लगता नहीं अभी भी 60% लोग, आपने कहा कि लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है जिनको कंप्लायंस करना है, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसमें चूकें? देखिए, इसमें चूक हमारी नहीं है, और कंप्यूटर को खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो बड़ी बात है। फिर साथ में जिस व्यापारी को कंप्यूटर यूज़ करना है उसका कितना कंप्यूटर अभी तक उसको उसकी आवश्यकता महसूस हुई न हुई, ये इंडिविजुअल चॉइस का मसला है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा पूरे देश में एक जनमत जगाने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। और आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो लोग जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए तो आपको लगता है कि व्यापारी तैयार है? और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक करेंगे 30 जून से, उसके बाद माल नहीं खरीदेंगे, माल नहीं बेचेंगे, उसका क्या होगा? देखिए, वो कुछ व्यापारियों के अपने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को यदि ऐसे जो भी इश्यूज हैं तो सरकार को उन इश्यूज को तुरंत एड्रेस करना चाहिए ताकि सब लोग मिलजुल करके 1 जुलाई को जीएसटी का स्वागत करें। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लंबे समय के लिए अपनी गाड़ियां पार्क करने वाले लोगों को अब ज्यादा पार्किंग फीस देनी होगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एनडीएमसी ने 100 रुपए की पार्किंग फीस की सीमा को हटाने का फैसला किया है। 1 से 5 घंटे की पार्किंग के लिए 20 रुपए देने होंगे। 5 घंटे से ज्यादा होने पर आपको 100 रुपए पार्किंग चुकानी होगी। पार्किंग की नई कीमतें अगले महीने से लागू होंगी। म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग करने वालों को भी अब रिसर्च एनालिस्ट की तरह ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेबी ने इस बारे में कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। सेबी के मुताबिक रैंकिंग को देखकर निवेशक किसी स्कीम में पैसा लगाने या न लगाने का फैसला लेते हैं। ऐसे में रैंकिंग करने वालों को रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन के दायरे में लाना जरूरी है। कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक रैंकिंग करने वाली एजेंसियों को रैंकिंग करने का तरीका बताना होगा। रैंकिंग के पैमाने को भी आसान भाषा में समझाना होगा। अगर किसी स्कीम की रैंकिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह बतानी होगी। रैंकिंग करने वाली एजेंसियों को यह भी बताना होगा कि स्कीम में प्रमोटर्स और डायरेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है।
रैंकिंग करने वाली एजेंसियों को किसी भी म्यूचुअल फंड से किसी भी तरह का कोई फेवर नहीं लेना होगा और लोगों से इस पर 13 जुलाई तक राय भी मांगी गई है। खबर मुंबई से, जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद सब्जियों के दाम आसमान पहुंच गए हैं। पिछले 15 दिनों के दौरान सब्जियों के दाम में भारी इजाफा हुआ है। दरअसल बारिश के चलते मंडियों तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही, साथ ही किसानों की हड़ताल ने हालत और बिगाड़ दी है। मुंबई की ऐसी एक सब्जी मंडी का जायजा लिया है हमारी सहयोगी सिल्की सिंह ने। आमतौर पर मानसून या बारिश के सीजन में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस साल कुछ खास है। सब्जियों के दाम सीधे 2 गुने तक बढ़ गए हैं। इसके पीछे वजह जो 1 जून की स्ट्राइक है फार्मर्स की, उसे भी माना जा रहा है, क्योंकि फार्मर्स ने इन स्ट्राइक की वजह से फसलों को खेतों में ही छोड़ दिया था और इस बार वो फसलें खराब हो गई हैं। सप्लाई जो कि वैसे भी मानसून में प्रभावित होती है, इस साल ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और इसका इम्पैक्ट आपके सीधे जो किचन है उसके बजट पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बीन्स, जो कि 15 दिन पहले 60 रुपए प्रति किलो मिला करता था, वो आज 120 रुपए किलो है। वहीं ब्रिंजल यानी कि बैंगन, जो कि 30 रुपए किलो था, वो 60 रुपए किलो बढ़ गया है। पत्ता गोभी की बात कर लें तो 30 रुपए से 60 रुपए किलो ये भी बढ़ गया है। गाजर भी सीधे 2 गुने यानी कि 30 से 60 हो गया है। पहले ये 15 दिन पहले 30 रुपए प्रति किलो दिया करता था, आज 60 रुपए में इसे बेचा जा रहा है। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, वो भी 40 से 80 रुपए हो गए हैं। टमाटर 14 से 40, यहाँ पर भी 2 गुनी बढ़त देखने को मिली है ना। टमाटर और शिमला जैसे बेसिक सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। शिमला भी 40 रुपए प्रति किलो था, वो आज 80 रुपए प्रति किलो है। तो बारिश की वजह से सब्जियां महंगी होती हैं, लेकिन इस बार स्ट्राइक की वजह से भी सब्जियों के दाम 2 गुने तक बढ़ गए हैं और लोगों को अपने किचन बजट को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आइए अब लोगों से ही जानते हैं कि सब्जियों के बढ़े हुए दाम से उन पर क्या फर्क पड़ा है। ये कम से कम अभी 50 से 60% तो बढ़े हैं अभी फिलहाल आज के तारीख में। कम है सप्लाई। जहाँ पे रोज मुंबई में 700-800 गाड़ी माल आ रहा है, वहाँ पे 300-400 गाड़ी है। मतलब आधे 50-50 हो जाने से मार्केट रेट बढ़ गया हुआ है। कुछ जगह बारिश से नुकसान हुआ है, तो कुछ जगह पानी ना होने की वजह से सब्जी नहीं आ रही। मोर देन डबल ऑलमोस्ट। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स काफ़ी महंगी हो गई है। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास। इट्स रियली डिफिकल्ट। तो न्यूज़ 360 के इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।